हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज की क्लास में हम लोग वहां से आगे प्रोसीड करने वाले हैं जहां पे कल हम लोगों ने लीव किया था। कल तक हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें हम लोगों ने रे की, बीम की, पेंसिल ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे और उस पर एक दो क्वेश्चन, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिरर को रोटेट करने पर रे कैसे रोटेट हो जाती है और रे को रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे रोटेट होती है। जो थोड़े बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें थी वो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग वहां से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। प्लेन मिरर का ही डिस्कशन है आज भी। तो पहला पॉइंट जो हमें प्लेन मिरर के बारे में जानना है रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसमें जो पहली चीज हम लोगों को जाननी है दैट इज कि प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज को फॉर्म करता कैसे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी नीड टू डिस्कस। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली बात ये है उसके अंदर, जो कि इनफैक्ट छोटे क्लासेस से भी आपको आइडिया होगा, बट मैं एक बार और रिकैपिचुलेट करा देता हूं, आपको रिकॉल करा देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर ये होती है कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज की होती है। प्लेन मिरर जो होता है वो कभी भी साइज ऑल्टरेशन नहीं करता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो साइजेस को भी ऑल्टर करती हैं, पर प्लेन मिरर कभी भी साइज को ऑल्टर नहीं करता। सो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होती है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। और जो लाइन दोनों को कनेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को, मान लो कि मैं खड़ा हूं किसी प्लेन मिरर के सामने और मेरे हेड को, मैं अगर खुद को ऑब्जेक्ट मान लूं तो मेरे हेड को मेरे इमेज के हेड से जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि अगर मिरर यूं है तो ये लाइन यूं जाएगी, ठीक है ना, मिरर के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि अगर मिरर यूं है तो ये लाइन यूं जाएगी। ये समझ रहे हो आप लोग? मतलब कि द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द इमेज विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है ना। इमेज बनाते वक्त कोई भी दो लाइंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उन दो लाइंस के सहारे से हम लोग इमेज को बनाते हैं। कौन कौन सी लाइंस हम सेलेक्ट करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। और एक और बात मैंने जो कल बताई थी आपको प्लेन मिरर के बारे में कि रियल ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की रियल इमेज बनती है, ठीक है। लेट अस प्रोसीड, हम डिस्कस करते हैं इन चीजों के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। ये पहली पॉइंट है जो हम लोग को यहां पे ध्यान देनी है। मैंने यहां पे पहले से इन चीज को टाइप करा लिया ताकि लिखने में हमारा टाइम ना वेस्ट हो। डेटा एंड स्क्रीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डेटा आपका मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि डेटा का यूज जो आप लोग कर रहे हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग बाय हैविंग थिंग्स ऑलरेडी ऑन आवर डिजिटल बोर्ड। और दूसरी चीज है कि बिना कोई एक्स्ट्रा बातचीत किए हम लोग केवल और केवल फिजिक्स पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। और इसके यही चीज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। और इंपॉर्टेंट ये कि ऑल द इंसिडेंट रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड इमेज। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस ओवर हियर। यहां पे हमारे पास कोई रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रियल ऑब्जेक्ट से मान लीजिए रेज हमारी स्टार्ट हो रही है, रेज आर गोइंग लाइक दिस एंड देन रेज आर गोइंग लाइक दिस, बट इट विल अपीयर दैट दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट ओवर हियर, कहीं यहां से आ रही है, ठीक है ना, और यूं जा रही है और यहां से यूं आ रही है ये, ठीक है। तो कोई से भी अगर आप कनेक्शन या कोई सी भी अगर आप रेज ले लेते हो, ठीक है ना, चाहे कोई सी भी रेज आप ले लो, आपको रेज कहां से आती दिखेंगी? यहां से आती। चाहे कोई सी भी आप सेट ऑफ रेज ले लो, आप कोई और सेट ऑफ रेज भी अगर आप लेते हो, मान लो यूं ऐसे रेज लेते हो तो ये यहां से ऐसे आती दिखेगी, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप रे लेते हो तो ये भी यहां से यूं आती दिखेगी, ठीक है ना। तो कोई सा भी आप रेज का कलेक्शन लो, रेज जो है वो कॉमन पॉइंट से एक आती दिखती हैं। जिस कॉमन पॉइंट से वो आती दिखती हैं वही हमारी क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। जिस कॉमन पॉइंट से रेज आती दिखती हैं वही हमारी क्या कहलाती है? इमेज, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यही पहला पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहा है। ये हमारी मिरर है और जितने डिस्टेंस यहां पे इस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से,
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उतनी ही डिस्टेंस यहां से इमेज की होगी। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो इसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, द इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है वही डिस्टेंस यहां पे इमेज की होगी। एंड ऑल इंसिडेंट रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां से जो भी इंसिडेंट रेज आ रही है मिरर पे, वो ऐसा लगेगा कि इमेज से निकल करके आ रही है। टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि वो कहां से अराइज हो रही है, इमेज से अराइज हो रही है। ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट इसके बारे में क्या है, तो सेकेंड पॉइंट है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी मैं अभी डिस्कशन कर रहा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन को हम देखते हैं, तो ये वाली जो लाइन होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे मान लीजिए मिरर यूं है आपके पास, दिस इज द मिरर दैट वी आर हैविंग, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी इमेज कहां बनेगी, तो मैं यहां पे पोजीशन बना रहा हूं, से दैट दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, यहां बनेगी, दिस इज द सेकंड पोजीशन, कहीं यहां बनेगी, और से दिस इज द थर्ड पोजीशन, कहीं यहां बनेगी। कहां बनेगी, क्या आप गेस कर सकते हैं? तो दिस इज वेरी इजी टू गेस विद दिस प्रिंसिपल, क्योंकि ये वाली लाइन जो इसको कनेक्ट करे, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट P है और जो हमारे इमेज है, तो से ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्चुअल इमेज कौन सा है, I1 है, P का एक्चुअल इमेज क्या है, क्या वो I1 है, क्या वो I2 है, या क्या वो I3 है? तो I1 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो I1 को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो I1 इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैं I3 की बात करूं, तो I3 और पॉइंट P को भी कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो भी मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो I3 भी इसकी करेक्ट इमेज नहीं होगी। पर पॉइंट P और I2 को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो I2 इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है, उस ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करती हुई जो लाइन होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। वंस अगेन, द लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज is always perpendicular to the mirror. This is what the second point is stating over here. That is the line joining a point object and its image is normal to the reflecting surface. और उसका यहां पे प्रूफ भी है। देखो, कोई भी इमेज बनाने के लिए हम दो लाइंस को कंसीडर करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इमेज बनाने के लिए कितने लाइंस को कंसीडर करते हैं? दो रेज को। एक रेज डायरेक्ट ले जाते हैं और एक रेज किसी एंगल पे ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कहां से आती दिख रही है, और जहां से आती दिख रही है वहीं पे इमेज होता है। तो यहां से दो रेज ली गई है, एक ये वाली रे जो टकरा करके सामने डायरेक्ट आ गई, और एक ये वाली रे जो इधर गई और यहां से आती दिख रही है। तो यहां पर इमेज होगा, जहां पे ये दोनों का एक्सटेंशन मीट करेगा वहां इमेज होगा, और इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी वो हमेशा कैसी होगी? मिरर के परपेंडिकुलर होगी। यहां पे उसको प्रूव भी किया गया है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा, 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 और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाली जो एंगल है, दिस गोइंग टू कम एज 90 डिग्रीज, ठीक है ना। सो और ये जो डिस्टेंसेस होंगी, एस इज इक्वल टू एस डैश, वो भी हमारा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो होपफुली ये वाली पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, ना ही कॉन्केव मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर का कहां इस्तेमाल करते हैं? जनरली आपके जो व्हीकल्स पे रियर व्यू मिरर होता है, आप जब मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे होते तो उस पे जो रियर व्यू मिरर होता है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटी दिखती हैं। बड़े बड़े ट्रक भी उसके अंदर छोटे छोटे दिख जाएंगे, पर छोटे दिखने से हमें ज्यादातर हमें ऐसी फीलिंग आती है, हमारी यह अवधारणा बन जाती है कि ये जो ट्रक है बहुत दूरी पे है, जो हमें मिरर में छोटा दिख रहा है। और इसीलिए उस पर लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कई बार आप देखोगे कांच वगैरह पे जो रियर व्यू मिरर होती है उस पर ये चीज लिखी हुई होती है। कई मोटरसाइकिल्स वगैरह पे भी लिखा हुआ होता है, पीछे वाली जो आपकी कांच जिससे पीछे दिखता है आपको, उस पर लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि वो हमें छोटे दिखते हैं। वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। तो उसमें छोटे दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी दूर है, जबकि वो होते करीब है, ठीक है।
हाँ, उनका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। फील्ड ऑफ व्यू किस चिड़िया का नाम है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कि प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेन मिरर में जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, उसी साइज का ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, जिसको इजीली रे डायग्राम से आप प्रूव कर सकते हो। तो यहां पे मान लो कि मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, दिस ऑब्जेक्ट इज से P, यहां से एक मैंने यहां पे रे यूं ले गया डायरेक्टली, जो कि यहां जाकर के टकरा करके आ गई। एक और रे में सिलेक्ट कर रहा हूं, ये रे यूं जाकर के और ऐसे आ रही है, और इसका अगर मैं एक्सटेंशन पीछे बनाऊं तो यूं आ जाएगा। एक और रे ले सकता हूं, यूं जाकर के ऐसे आ जा रही है, इसका एक्सटेंशन बनाओ तो यहां आ जाएगा। तो आप देखोगे जितनी साइज इसकी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज यहां पे किसकी है, इमेज की है। बहुत इजी प्रूफ है, ये आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी आप दो रे सिलेक्ट कर लो, एक रे यहां से ले आओ और नीचे ले जाओ, इसका एक्सटेंशन पीछे ले जाओ। एक रे यहां से ले लो जो टकरा करके वापस आ रहा है, इसका एक्सटेंशन पीछे ले जाओ, तो आप देखोगे उनका जो मीट पॉइंट होगा वो यहां से उसी डिस्टेंस पे होगा जितनी डिस्टेंस पे यहां से ये है। तो यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज इमेज की आएगी। ये छोटे क्लासेस में प्रूव करते हैं, यहां पे इजीली हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, कॉमन सेंस से चीजें दिख जाएंगी हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि साइज ऑफ इमेज इज दैट सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, कई लोगों को ये बातें पता भी होंगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये है कि फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज इज रियल, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। वापस एक बार ध्यान रखो, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज इज रियल, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो होपफुली ये यहां तक ये जो पॉइंट है ये क्लियर है आप लोगों को, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो हमारे पास हाँ, कुछ बच्चों को एक बार इसमें इमेज नंबर 2 में प्रॉब्लम हो सकती है। इमेज नंबर जो 2 है यहां पे इमेज नंबर 2 में देखिए बोल रहा है कि द लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो इसको आप देख सकते हो कि यहां पे कोई भी आप खुद से यहां पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है और यहां पे इस पॉइंट की हमें इस मिरर में इमेज बनानी है। वी हैव टू ड्रॉ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द मिरर। तो जब मैं इमेज बना रहा हूं इस पॉइंट का, तो मैं कोई भी इमेज बनाने के लिए दो लाइन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो पहली ये लाइन मैंने ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये गई टकरा करके वापस आ गई, मतलब ये रे ले लिया मैंने, ये रे गई टकरा करके वापस आ गई। इसका मैं एक्सटेंशन पीछे बनाऊंगा, कोई भी रे होती है उसका एक्सटेंशन बनाना पड़ता है। और एक और रे में लेता हूं, चाहे नीचे ले लूं या ऊपर ले लूं, उससे मैं इधर की ओर ले लेता हूं एक रे। अब ये रे इधर से टकराएगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये रे जितने एंगल पे टकराएगी उतनी ही एंगल पे यूं निकल जाएगी, जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे निकल जाएगी। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो एग्जैक्ट एंगल आप बना सकते हो। ये वाला एंगल अगर आई लोगे तो ये वाला एंगल भी आई होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस रे को अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये यहां पर आकर के मीट करेगी, जहां पे आके मीट करेगी, ठीक है ना। जहां पर भी आकर के मीट करेगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जहां पे मीट कर रही है वहां पे हमारे पास इमेज बन गया है। अब आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द इमेज, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यही पॉइंट नंबर 2 है कि कभी भी कोई भी अगर आपके पास मिरर है तो कोई ऑब्जेक्ट को उसके इमेज से ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, एक लाइन बनाओगे ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई, वो मिरर को हमेशा कैसे कट करेगी, परपेंडिकुलरली कट करेगी। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यहां पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था और मैंने ये मिरर था हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। और मैं आपको बताता हूं कि आप गेस कीजिए इसके अंदर कि कौन सा इसमें एप्रोप्रिएट इमेज होगा इस पॉइंट P का। तो एप्रोप्रिएट इमेज यहां पे I1 होगा या I2 होगा या I3 होगा। तो अगर मैं पॉइंट P और I1 को कनेक्ट करता हूं तो पॉइंट P और I1 को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है। दिख रहा है क्या आपको, परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, सो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मिरर। लेकिन पॉइंट P और I2 को कनेक्ट करती हुई लाइन जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर I2 इज द करेक्ट इमेज ऑफ पॉइंट P। अगर I3 की भी बात करें तो यहां पर भी ये परपेंडिकुलर नहीं है मिरर के, तो इनफैक्ट I3 भी हमारे पास करेक्ट इमेज नहीं है, ये पॉइंट P है। तो यहां पे पॉइंट P की करेक्ट इमेज क्या I1 है, तो I1 नहीं है, क्योंकि पॉइंट P और I1 को ज्वाइन करती हुई लाइन जो है मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है। पॉइंट P और I2 को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, तो I2 इज द करेक्ट इमेज। पॉइंट P और I3
को कनेक्ट करती हुई लाइन भी मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इनफैक्ट जो I3 होगी वो भी करेक्ट इमेज पॉइंट P की नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। ये कंसेप्ट हम लोग को यहां पे ध्यान में रखना है कि कभी भी मिरर को, मतलब कि कभी भी जो लाइन ऑब्जेक्ट को इमेज से कनेक्ट करती है जो, वो हमेशा मिरर के कैसे होती है, मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट जो है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज इज रियल। ये कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। हैविंग स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, अब हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन है यहां पे, इस क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फिगर ए, ये फिगर ए है, शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, उस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट ए को प्लेस किया गया है, ये ऑब्जेक्ट ए है। P, Q and R are the three positions where the image of object may be seen. इमेज या तो आप P पे देख सकते हो, या Q पे देख सकते हो, या R पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वर A is able to see the image at position Q। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, वो कहां पे इमेज को देख रहा है, पोजीशन Q पे देख रहा है। तो बोल रहा है कि वेयर डज द ऑब्जर्वर B सीज द इमेज। तो ऑब्जर्वर B कहां पे देखेगा इमेज को, क्या वो Q पे ही देखेगा, या R पे देखेगा, या P पे देखेगा। देखो क्वेश्चन सिंपल है कि यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। इस ऑब्जेक्ट की इमेज को पॉइंट Q पे, ये वाली इमेज जो है, ये कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर A देख रहा है। तो बोल रहा ऑब्जर्वर B को भी क्या Q पे ही इमेज दिखेगी, या इमेज R पे दिखेगी, या जो इमेज है वो पॉइंट P पे दिखेगी। ठीक है ना, जो ऑब्जर्वर B है उसको कहां पे दिखेगी। तो हम रे डायग्राम बना लेंगे और वहां से हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कहां पे दिखने वाली है। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। कभी भी इमेज के फॉर्मूले में ऑब्जर्वर की पोजीशन की चर्चा नहीं करते हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये चीज आगे जाकर के और फायदेमंद होगी आप लोग के लिए, ध्यान रखना। अभी तो प्लेन मिरर है तो बहुत सिंपलिस्टिक है चीजें, परंतु आगे जब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, इवन लेंसेज वगैरह पढ़ोगे तो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे इमेज की जो पोजीशन है वो डिपेंड नहीं करती है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, पोजीशन ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यानी कि अगर ए को पॉइंट Q पे दिख रही है तो बी को भी कहां दिखनी चाहिए, पॉइंट Q पे, ना कि बी को पॉइंट R पे दिखेगी, ना कि बी को पॉइंट P पे दिखेगी। वैसे भी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो मिरर के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, अगर मैं रे डायग्राम भी बना करके देखूं इसका, ठीक है ना, दिस इज रे डायग्राम, यहां पे बना रहा हूं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये उसकी जो इमेज है, तो एक रे ऑब्जेक्ट से आई है, ठीक है ना, और जो कि ऐसे टकरा के सीधी चली गई है, और एक रे जो बी के पास यहां से पहुंच रही है, यूं टकरा करके जो बी के पास रे पहुंचेगी, वो भी रे आपको कहां से आती दिखेगी, वो रे आपको Q से आती दिखेगी। तो क्योंकि वो रे आपको Q से आती दिखेगी, ठीक है ना, वो रे भी क्योंकि आपको Q से ही आती दिखेगी, तो यानी कि B को भी, यहां पे आप देख सकते हो कि B को भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे दिखाई देगा, तो पॉइंट Q पे ही दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये छोटा सा पॉइंट है, बट आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अगर ए को इमेज कहां दिख रही थी, पॉइंट Q पे, तो बी को भी जो इमेज है वो कहां दिखेगी, पॉइंट Q पे ही दिखेगी, ना कि बी को R पे दिख जाएगी, ना कि बी को पॉइंट P पे दिख जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, होपफुली ये चीज क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, सो होपफुली इसके अंदर आप लोगों को क्लियर है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स अभी फिलहाल वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें पार नहीं हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे पिछली क्लास में एक आप देख सकते हो यूट्यूब पे ये लिंक पूरा खुला हुआ है, तो एक लेक्चर केवल ऑप्टिक्स का हुआ, पिछले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
सो बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक और चीज मैं बता रहा हूं कि पूरी की पूरी ऑप्टिक्स बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, फिर प्रिज्म पढ़ाया जाएगा, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड इन, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग नीट काका जी को। और इस पर्टिकुलर ये डेली 5 PM से 5 PM से डेली लाइव होगी ऑप्टिक्स की क्लासेस, एंड फ्रॉम प्राइमरी लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल को टच किया जाएगा। कल के लेक्चर बिल्कुल बेसिक था, आज का लेक्चर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कल के लेक्चर में लेवल थोड़ा और ज्यादा होगा जब हम वेलोसिटी ऑफ इमेजेस वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो आई एम टेलिंग यू, स्टे ट्यून्ड इन, और किसी भी लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा आप लोग। ऑप्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज्यादातर बच्चों को ऑप्टिक्स में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू विल लर्न इट क्वाइट इन अ क्वाइट गुड मैनर, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, जिसको जो आप लोग का वीक टॉपिक है उसी में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा आप स्कोर कराओगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस में, अगर आपने सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें। और सब्सिक्वेंटली जब हमारे पास अभी इनफ कंटेंट आ जाएगा, मतलब कि 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को डीपीपीज भी मिलेंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is a light ray is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees. फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास। The question is a light ray is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees with the horizontal. At what angle with horizontal must a plane mirror be placed in its path so that the ray becomes vertically upwards after reflection? तो अब समझना आप लोग की क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पे मान लो कि मैं प्लेन मिरर को यूं रख देता हूं, ऐसे प्लेन मिरर को रख देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों से, हालांकि क्वेश्चन की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको सुन करके पढ़ करके आपको खुद से क्वेश्चन समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दौरान कोई टीचर आपको क्वेश्चन नहीं समझाएगा। बट मैं यहां पे क्वेश्चन आपको एक बार बता दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। कि लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पर आकर के एक लाइट रे टकरा रही है, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे आके टकरा रही है एक लाइट रे। अब मिरर अगर मेरा हॉरिजॉन्टल होता तो ये लाइट रे भी किधर चली जाती, यहां से 30 डिग्रीज पे चली जाती है लाइट रे। ये क्लियर है आप लोगों को, ये लाइट रे कितनी डिग्रीज पे चली जाती है? द लाइट रे वुड हैव गॉन एट 30 डिग्रीज, तो पता ही है, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है 60 डिग्रीज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्रीज होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे टकराई है अगर हमारी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगी, 30 डिग्रीज पे होगी। तो होपफुली यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिरर को कितने एंगल पे रखे, मतलब इसी मिरर को मैं किस एंगल पे टिल्ट करूं ताकि ये जो रे है ये टकराने के बाद वर्टिकली ऊपर चली जाए, ठीक है। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि मिरर को अगर आप थीटा एंगल घुमाते हो तो रे कितना घूम जाती है, रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। If mirror is rotated by an angle theta, then the ray rotates by an angle 2 theta. This is very important concept and in the same sense, ठीक है ना। कल आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। हमारी रे को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको वर्टिकल करना है, बोल रहा कि वर्टिकली अपवर्ड्स ले जाना है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर इसको वर्टिकली अपवर्ड्स ले जाना है, मतलब फिलहाल ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसको ले इधर की ओर जाना है, तो इसको कितना घुमाना पड़ेगा हम लोग को, 60 डिग्रीज। ये क्लियर है आपको, कितना घुमाना पड़ेगा? वी हैव टू रोटेट इट बाय 60 डिग्रीज। और क्योंकि इसको 60 डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा रे को, यानी मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा, 30 डिग्रीज। क्योंकि मिरर का जितना रोटेशन होता है रे का, उसके डबल रोटेशन होता है, रिफ्लेक्टेड रे का उसका डबल रोटेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे मिरर को मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा, मिरर को 30 डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा ताकि रे कितनी रोटेट हो जाए, 60 डिग्रीज रोटेट हो जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यानी कि मिरर को मुझे इसके पाथ पे कितने एंगल पे रखना पड़ेगा, तो अगर रे यहां से यूं आ रही है 30 डिग्रीज पे, ये रे 30 डिग्रीज पे, तो मिरर भी यहां से, मैं अगर यहां पे मिरर कार्व आउट करूं तो यहां पे जो मिरर होगी उसको भी यहां से कितनी डिग्रीज पे रखना पड़ेगा, 30 डिग्रीज पे। ये समझ लो। और मिरर अगर 30 डिग्रीज पे होगी तो ये जो रे है ये टकराने के बाद कहां निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी वर्टिकली अपवर्ड्स निकल जाएगी, ठीक है ना। द रे विल गो वर्टिकली अपवर्ड्स अगर ये मिरर कितने एंगल पे है, 30 डिग्रीज पे है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। देखो मिरर को अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखोगे तो रे कितने से आएगी, रे 30 डिग्रीज पे आएगी, टकरा करके कितने पे चली जाएगी, 30 डिग्रीज पे चली जाएगी। पर हमें रे को 30 डिग्रीज पे नहीं जाने देना है, हमें रे को कहां पे ले जाना है, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स ले जाना है, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे जाएगी, यानी नॉर्मल से 60 डिग्रीज पे जाएगी,
हमें रे को वर्टिकल ही कर देना है, यानी इसको कितना घुमाना पड़ेगा 60 डिग्रीज। रे को 60 डिग्री घुमाना है, यानी मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, मिरर को 30 डिग्रीज घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप मिरर को घुमाओगे रे जो है उसके डबल घूम जाती है। तो होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर है आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी चीजें यहां पे अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी आप लोग उठाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने की, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हमारा चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, उससे पहले आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, जो जो टॉपिक होते जाते, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन वेस्ट हो जाएंगे, उस क्वेश्चन से आप लोग बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे। तो अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट, ठीक है ना, पहले आप लोगों को जो डीपीपीस मिलेगी उन सबको करने के बाद, व्हेन यू फील योरसेल्फ कॉन्फिडेंट एनफ, स्ट्रांग एनफ इन दिस चैप्टर, खुद से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। मैं जब अटेम्प्ट करूंगा तो उस वक्त केवल वो आप लोग के लिए एक डाउट सेशन की तरह होना चाहिए, कि जो जो आपके डाउट्स होंगे वो उसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। अगर मैं ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन फॉर यू, इट्स यू हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन. It's you who must take up the responsibility to attempt all the questions on your own, see what are your discrepancies, how much you are lagging, and then you must overcome all your shortcomings, you must hone in your chinks, and then you must exploit them in the examination. आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए जरूरी यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी वो आप खुद से अटेम्प्ट करो। दो बुक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एनसीईआरटी आपकी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वो बुक जो कि आप लोगों को रेफरेंस बुक की तरह बताया गया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है ना। या तो आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो सकता है, या तो हमारे नीट काका जी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उस वहां पे जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना, साथ साथ। लेकिन एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना। जब मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, दैट मस्ट ओनली बी एज अ सॉर्ट ऑफ डाउट क्लियरेंस फॉर यू ऑल। इट मस्ट नॉट बी कि मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं प्रीवियस ईयर के, दैट विल बी अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ द क्वेश्चन, थरो वेस्टेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, या नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। देखो किसी भी मिरर के लिए क्या होता है ना, किसी भी मिरर का अपना एक फील्ड ऑफ व्यू होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप उस मिरर के उस ऑब्जेक्ट और मिरर कॉम्बिनेशन के फील्ड ऑफ व्यू में होगे, मतलब ऑब्जर्वर अगर उस मिरर के उस ऑब्जेक्ट के लिए उस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में होगा तो ही इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, अदरवाइज वो नहीं देख पाएगा। इसको मैं डायग्राम से आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, दैट विल बी बेटर, ठीक है ना। तो यहां पे देखो कि होगा क्या बेसिकली, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, मैं थोड़ा और इसको नीचे बना रहा हूं मिरर को। द मिरर इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है, और यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, फील्ड ऑफ व्यू बनाते वक्त हमें दो नॉर्मल्स बनाने होते हैं मिरर के एक्सट्रीम पे। ये मिरर का एक्सट्रीम है, ठीक है ना, मिरर का एंड 1 और यहां पे मिरर का एंड 2 है, दोनों एंड्स पे हमें क्या बनाने पड़ेंगे, नॉर्मल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अब रेज को ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम नॉर्मल्स पे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं रे को ड्रॉप करूंगा, वन रे विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, एंड अनदर रे विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा रीजन होगा, यहां से पूरा ये, और आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ये भी इधर आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। ये जो पूरा रीजन है हमारे पास, दिस एंटायर रीजन, दिस इज नोन एज द फील्ड ऑफ व्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ये फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है ना। ये मान लो ऑब्जेक्ट O है एंड दिस इज मिरर M, सो दिस रीजन, जो यहां पे मैंने रीजन आपको शो कर रखा है, ठीक है ना, दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन इज द फील्ड ऑफ व्यू। तो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जर्वर जो है यहां पे प्लेस्ड है, यहां पे हमारे पास ये ऑब्जर्वर 1 है, यहां पे हमारे पास ये ऑब्जर्वर 2 प्लेस्ड है, और यहां पर कहीं हमारे पास ऑब्जर्वर 3 प्लेस्ड है। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज केवल कौन सा ऑब्जर्वर देख पाएगा,
तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को केवल और केवल ऑब्जर्वर 1 जो है वो देख पाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, और यहां पे शायद स्ट्रीमिंग चल रही है। ठीक है, सो यहां पे जो भी स्ट्रीमिंग चल रही है, अगर स्ट्रीमिंग की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो स्ट्रीमिंग सही हो जाएगी। बट ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, देखिए, तो यहां पे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि कोई भी यहां पे अगर हम ऑब्जर्वर देखें, यहां पे ये जो ऑब्जर्वर है हमारे पास, ये ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है और ये ऑब्जर्वर 3 है हमारे पास। तो अगर हम ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3 को देखते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू में केवल कौन सा ऑब्जर्वर लाई कर रहा है? तो फील्ड ऑफ व्यू में केवल जो ऑब्जर्वर 2, मतलब फील्ड ऑफ व्यू के अंदर केवल और केवल, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 लाई कर रहा है, तो केवल ऑब्जर्वर 2 ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको किसमें देख पाएगा? मिरर में देख पाएगा। और कोई सा ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर में नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी सिंपल, इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो वापस में ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पे फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? हमेशा द रीजन ऑफ स्पेस, फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन ऑफ स्पेस इन विच the observer can observe the image of the object in the mirror is known as the field of view। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? द रीजन ऑफ स्पेस इन विच द ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज नोन एज द फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं फील्ड ऑफ व्यू को और बेटर मैनर में आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास दो मिरर्स हैं, ठीक है ना, एक ये वाली मिरर है और दूसरी कोई हमारे पास ये वाली मिरर है। ठीक है ना, और यहां पे होगा क्या बेसिकली कि अगर हम लोग यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, से दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट समवेयर ओवर हियर, यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब यहां पे दो एक्सट्रीमिटीज है हमारे पास, एक तो ये वाली एक्सट्रीमिटी है और एक ये वाली एक्सट्रीमिटी, मतलब दो नॉर्मल्स बना रहे हैं और फिर यहां पे हम लोग दो नॉर्मल्स बना रहे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहां से अगर हम देखते हैं रेज को, तो ये जो रेज है यहां से टकरा करके और इधर की ओर चली गई। ठीक है ना, कहीं इधर की ओर निकल गई है। ठीक है, और यहां से रेज टकराने के बाद फिर ये वाली जो रेज है ये इधर की ओर निकल गई है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, अगर हम वही चीज यहां पर देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां से रे टकराने के बाद फिर इधर चली जा रही है। ठीक है ना, और यहां से फिर वो आ रही है, रे यहां टकरा रही है, यहां टकराएगी कहीं और इधर निकल जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे ये जो आपके पास ये जो पिंक लाइन से मैंने शो की है, मान लीजिए ये फील्ड ऑफ व्यू अगर आप देखते हो, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये आपके पास जो फील्ड ऑफ व्यू है ये ऐसे पीछे एक्सटेंड भी हो जाएगा। सो दिस इज फील्ड, अगर मान लो मैं इसको नाम दे रहा हूं मिरर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं मिरर 1 और इसको मैं नाम दे रहा हूं मिरर 2। सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 1। ये मिरर 1 की फील्ड ऑफ व्यू है फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आगे और एक्सटेंड हो जाएगा। ये जो पिंक लाइन्स है इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये जो हमारी एक्सट्रीम रेज है ये इधर एक्सटेंड हो जाएंगी, इधर और एक्सटेंड हो जाएंगी ये। ठीक है ना, तो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 1। और वैसे अगर आप मिरर 2 की फील्ड ऑफ व्यू बनाओगे तो मिरर 2 की फील्ड ऑफ व्यू कुछ यूं होगी। ठीक है ना, सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 2, जहां पे इसकी रेज का एक्सटेंशन है वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 2 है। ये होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू बनाते वक्त केवल और केवल आप लोगों को क्या करना होता है? फील्ड ऑफ व्यू बनाते वक्त हमेशा, ठीक है, ऐसे हम फील्ड ऑफ व्यू बना रहे हैं। तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 2। ये जो आप लोगों को थोड़ी ऑरेंजिश लाइंस दिख रही हैं, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 1 फॉर दिस ऑब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, एंड दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर 2। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं अलग अलग ऑब्जर्वर्स को यहां पे प्लेस करता हूं, ठीक है ना, से दैट यहां पे मैं कोई ऑब्जर्वर 1 प्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर यहां पे मैं कोई ऑब्जर्वर 2 प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, फिर यहां पे मैं कोई ऑब्जर्वर 3 प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कोई ऑब्जर्वर 4 प्लेस कर रहा हूं।
ठीक है, तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर 1 है वो किसके फील्ड ऑफ व्यू में है, वो मिरर ऑब्जर्वर 1 और मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में तो है, पर वो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जर्वर 1 नहीं है। मान लो ऑब्जर्वर 1 यहां भी खड़ा रहता, अगर यहां पर, अगर यहां मैं यहां खड़ा कर देता हूं, यहां ऑब्जर्वर 1 को खड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पर भी ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां खड़ा कर देता हूं, तो यहां से भी आपको दिख रहा है कि यहां से मिरर 2 की फील्ड ऑफ व्यू चली जा रही है, पर ये जो ऑब्जर्वर 1 है वो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है, पर वो किसके फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर 1 है वो मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर 2 है वो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है। जो ऑब्जर्वर 2 है वो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, जो ऑब्जर्वर 1 है वो मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जो ऑब्जर्वर 4 है वो दोनों में से किसी भी ऑब्जर्वर के फील्ड, किसी भी मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रहा। अगर ऑब्जर्वर 4 की बात करें, तो ऑब्जर्वर 3 की बात करें तो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं यहां पे कुछ डिडक्शंस लिखना चाहूं यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं यहां पे ऑब्जर्वर 4 के बारे में, तो ऑब्जर्वर 4 कांट सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कांट सी द इमेज of the object in the mirror 1 as well as mirror 2। जो ऑब्जर्वर 4 है, क्योंकि वो किसी दोनों मिरर्स में से किसी के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तो ऑब्जर्वर 4 कांट सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर 1 एज वेल एज मिरर 2। ना तो वो मिरर 1 में देख पाएगा, ना ही मिरर 2 में देख पाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर 4 की बात हो गई। अगर मैं बात कर रहा हूं ऑब्जर्वर 1 की, तो ऑब्जर्वर 1 क्योंकि किसके फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, मिरर 1 के, पर वो मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रहा, तो ऑब्जर्वर 1 कैन सी ओनली इन द मिरर 1। तो अगर मैं बात करूं यहां पे ऑब्जर्वर 1 की, तो ऑब्जर्वर 1 कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर 1, क्योंकि मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है, बट नॉट इन मिरर 2। तो ऑब्जर्वर 1 केवल और केवल मिरर 1 में देख पाएगा, मिरर 1 के तो फील्ड ऑफ व्यू में है वो, पर वो मिरर 2 में नहीं देख पाएगा। वही बात करता हूं अगर मैं यहां पे ऑब्जर्वर 2 की, तो ऑब्जर्वर 2 दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में है, मिरर 2 के भी फील्ड ऑफ व्यू में है और मिरर 1 के भी फील्ड ऑफ व्यू में है। तो ऑब्जर्वर 2 कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, can see the image of the object in mirror 1 as well as mirror 2। मिरर 1 में भी देख पाएगा और मिरर 2 में भी देख पाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, ऑब्जर्वर 2 की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर 3 की बात करें तो केवल मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई करता है, तो ऑब्जर्वर 3 केवल किस में देख पाएगा, मिरर 2 में देख पाएगा, वो मिरर 1 में नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो यही बात मैं ऑब्जर्वर 3 के लिए यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सो ऑब्जर्वर 3 कैन लोकेट और कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर 1 एज इन मिरर 2 है। ऑब्जर्वर 3 की बात करें इन मिरर 2 बट नॉट इन मिरर 2 बट नॉट इन मिरर 1। मिरर 2 में तो देख पाएगा वो, पर मिरर 1 में वो नहीं देख पाएगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। इन बातों को हम लोगों को यहां पे ध्यान में रखना है। तो ये होती है फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, एक और बात जो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में हमें जानना चाहिए, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू इज म्यूचुअल। इसका मतलब क्या होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फील्ड ऑफ व्यू इज म्यूचुअल। तो फील्ड ऑफ व्यू म्यूचुअल होने का मतलब यह होता है कि जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो दोनों ही चीजों के लिए होती है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी कोई इंसान होता है, ठीक है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं कोई इंसान बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है ना। तो अगर यहां पे ऑब्जर्वर 1 इस ऑब्जेक्ट को मिरर 1 में देख पा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर 1 को उस मिरर में देख पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह भी है कि मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जर्वर 4 है, ऑब्जर्वर 4 जो है वो ऑब्जेक्ट को दोनों में से किसी भी मिरर में नहीं देख पा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जर्वर 4 को दोनों में से किसी भी मिरर में नहीं देख पाएगा। वैसे ही
और यहां पे ऑब्जर्वर 3 जो है इस ऑब्जेक्ट को मिरर 2 में देख पा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर 3 को उसी मिरर में देख पाएगा, मिरर 2 में देख पाएगा, पर वो मिरर 1 में नहीं देख पाएगा। जैसे कि हमारा ऑब्जर्वर 3 ऑब्जेक्ट को मिरर 1 में नहीं देख पा रहा क्योंकि मिरर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, पर वो मिरर 2 में देख पा रहा क्योंकि मिरर 2 के फील्ड ऑफ व्यू में है। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जर्वर 3 को मिरर 2 में देख पाएगा पर मिरर 1 में नहीं देख पाएगा। ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जर्वर 2 क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर्स में देख पा रहा, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर 2 को दोनों मिरर्स में देख पाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो म्यूचुअल होती है, मतलब अगर आप किसी को किसी मिरर में देख रहे हो तो वो भी आपको उस मिरर में देख रहा है या देख सकता है। तो किसी को छुप के देखने की कोशिश मत करना किसी मिरर में, क्योंकि अगर आप उसको देख पा रहे हो तो वो भी आपको देख पा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट जब आप किसी ट्रक ड्राइवर वगैरह को ओवरटेक करते हो, ठीक है ना। छुप करते तो भले देखो उसमें कोई खतरा नहीं है, या खतरा है भी तो चलो वो बाद की बात है, परंतु मान लो कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह गाड़ी आगे चला रहा और आप कार लेकर के जा रहे हो, अगर वो ट्रक का ड्राइवर आपको उसके रियर व्यू मिरर में दिख रहा है तो उस ड्राइवर को आप भी दिख रहे होगे। अगर आपको वो ड्राइवर दिख रहा तो उस ड्राइवर को आप दिख रहे हो, अगर आपको वो ड्राइवर नहीं दिख रहा तो उस ड्राइवर को आप भी नहीं दिख रहे हो, तो उस वक्त संभल जाना आप, क्योंकि वो ट्रक घुमा सकता है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी ट्रक को बस को जब ओवरटेक करो तो ब्लाइंड स्पॉट्स होती हैं, मतलब उनके रियर व्यू मिरर में भी वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं जो बहुत करीब होती हैं। आप भी जब मोटरसाइकिल चला के जाते हो तो बिल्कुल बगल में अगर कोई कार आ जाती है तो रियर व्यू मिरर में नहीं दिखती है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी व्हीकल के ब्लाइंड स्पॉट में हो तो आप नहीं देखोगे और वो आपको रगड़ सकता है, ठीक है ना, वो गिरा सकता है आपको, चढ़ सकता है आपके ऊपर। तो किसी ट्रक वगैरह को जब ओवरटेक करें तो ध्यान से देखना कि क्या उसके रियर व्यू, उस ट्रक के रियर व्यू मिरर में उस ट्रक का ड्राइवर आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको उस ट्रक का ड्राइवर दिख रहा है तो उस ट्रक के ड्राइवर को भी आप दिख रहे हो। अगर आपको उसका ट्रक का ड्राइवर नहीं दिख रहा है तो उसके वो ट्रक के ड्राइवर को भी आप नहीं दिख रहे हो और फिर खतरा होने की संभावना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। दिस इज व्हाट आई मीन बाय फील्ड ऑफ व्यू बीइंग म्यूचुअल। तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें कि एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को किसी मिरर में देख सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू को समझा था और फील्ड ऑफ व्यू को हम लोगों ने यहां पे ज्यादा डिटेल में समझा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड अपॉन द फील्ड ऑफ व्यू। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात है कि यहां पे जो क्वेश्चन है, फिगर शोज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ए एंड द प्लेन मिरर एमएन, find the position of image of object A in plane mirror MN by drawing ray diagram, indicate the region in which the observer's eye must be present in order to view the image, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहां पे इमेज बनेगी कहां पे, तो मिरर तो आपको दिख रहा है लेकिन मिरर यहीं तक है, तो आपको मिरर का एक्सटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आप मिरर के एक्सट्रीम्स पे दो नॉर्मल्स बनाओगे, ठीक है। मिरर के एक्सट्रीम पे क्या बनाओगे, दो नॉर्मल। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। तो मिरर के एक्सट्रीम्स पे हम लोग यहां पे दो नॉर्मल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगा यहां पे और दो नॉर्मल्स बनाऊंगा मिरर के एक्सट्रीम्स पे। यहां पे एक नॉर्मल बनाऊंगा और यहां पे एक नॉर्मल बनाऊंगा। अब रेज बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं रे बनाता हूं, यहां से टकरा करके आती हुई रे मैं इधर की ओर निकालूंगा, ठीक है ना। यहां पे रे आएंगी, यूं टकराएंगी और ये रे ऐसे आ जाएगी। फिर यहां पे एक रे आकर के टकराएगी ऐसे, और ये रे, ये वाली जो रे है ये कुछ यूं चली जाएगी, ठीक है ना। यहां से रे ऐसे टकरा करके, ठीक है, और यूं निकल जाएगी ये रे। तो ये जो दो रेज हैं, ये रे हम लोगों ने यहां पे दो रेज का सहारा लिया हम लोगों ने और दोनों रेज को एक्सट्रीम पे बनाया है, एक मिरर के इस एक्सट्रीम पे और एक रे मिरर के इस एक्सट्रीम पे। यहां से टकरा के एक रे यूं जा रही है और दूसरी रे टकरा करके इधर से ऐसे आ रही है। ये दूसरी वाली हमारी रे है, ठीक है ना, ये यूं आ रही है। ये जो रीजन है जो इन दोनों रेज के बीच में है, यही हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। ये वाला जो रीजन है हमारा जो इन दोनों रेज के बीच में है, ये वाला रीजन, यही हमारा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे लोकेटेड होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे लोकेटेड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे, इमेज यहां पे होगी। ध्यान रखने वाली बात यही है
कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पर इमेज होगी, और जो लाइन दोनों को कनेक्ट करेगी वो मिरर या मिरर का जो एक्सटेंशन है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो लाइन दोनों को कनेक्ट करेगी वो मिरर या मिरर के एक्सटेंशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए आप लोगों को दिख ही रहा है कि क्या करना पड़ता है। फील्ड ऑफ व्यू के लिए जो मिरर होती है उस मिरर के जो एक्सटेंशन होते हैं, मतलब मिरर का जो एक्सट्रीम होता है, वहां पर आप लोग को दो नॉर्मल बनाने पड़ते हैं, दो रेज ड्रॉप करनी पड़ती हैं आपको, और जहां पर वो दोनों रेज ड्रॉप होकर के और मूव करेंगी, फिर वही जो रीजन जो इंक्लूड करेंगे वही फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो ऑब्जर्वर को यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो नहीं देख पाएगा ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो भी ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख पाएगा। पर ऑब्जर्वर अगर इस रीजन में है कहीं पर, ये सारा वो रीजन है जहां पे ऑब्जेक्ट अगर रहा, या सॉरी ऑब्जर्वर अगर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which again is a very good question. इसमें बोला जा रहा है कि a point source of light B is placed at a distance L in front of the center of a mirror. हमारे पास एक मिरर है, मिरर के सेंटर से डिस्टेंस, मतलब मिरर जिसकी डिस्टेंस दी है उससे L डिस्टेंस पर ये बोल रहा है आपसे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रखी गई है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हो। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट B is placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D. मिरर की जो लंबाई है वो उसको D बोल रहा है, ठीक है ना। हम वर्टिकली ऑन अ वॉल पे ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है। A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror. मिरर के पैरेलल, ये जो मिरर है मिरर के पैरेलल 12 डिस्टेंस पे एक मैन चल रहा है, ठीक है ना। As shown in the figure, find the greatest distance over which he can see the image of the light source from the mirror. पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक वो अपनी जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन पे चलता हुआ उसको देख सकता है, ठीक है ना। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है, एक तो इसका नाम रे ऑप्टिक्स है, एक और नाम जो है इस चैप्टर का वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टुगेदर विथ रे ऑप्टिक्स वन मोर नेम दैट इज गिवन टू दिस चैप्टर इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो क्योंकि इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो हमें कंटिन्यूअसली ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, बहुत ज्यादा ज्योमेट्री नहीं, बट थोड़ी बहुत, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग कितनी, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप लोग, ये डायग्राम से हो क्या रहा है, यहां पे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, और ये मिरर की जो साइज है, द साइज ऑफ द मिरर इज डी, और यहां से B डिस्टेंस पर, या B जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे है। ये B जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो L डिस्टेंस पे है, और मैन जो वॉक कर रहा है वो इस लाइन पे वॉक कर रहा है अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे, इट इज एट अ डिस्टेंस 2L, ठीक है ना। अब समझना आप लोग, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं D को, ठीक है। अब समझना आप लोग, यहां पे सबसे पहली बात यह है कि हम लोग अगेन फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे, क्योंकि जहां तक फील्ड ऑफ व्यू होगी वहां तक वो देख पाएगा। तो दो नॉर्मल्स हम लोग यहां से अगेन बनाएंगे, और इन नॉर्मल्स को यहां पे ऐसे ड्रॉप करेंगे और यूं ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और टकराने के बाद फिर यूं चली जाएगी जो रेज हैं, और टकराने के बाद यहां से भी जो रेज हैं वो यूं ऐसे आ जाएंगी यहां पे। तो ये जो मैन है वो कहां से कहां तक देख सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेगा देखना, और कहां तक देख पाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक देख पाएगा। यहां से स्टार्ट करके और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक देख पाएगा वो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको इस मिरर के अंदर, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक देख पाएगा। बोल रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक देख पाएगा। मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं P बोल रहा हूं और इस पॉइंट को Q बोल रहा हूं, तो P से लेकर के Q तक वो देख पाएगा। कहां से कहां तक देख पाएगा, P से लेकर के इस लाइन में, क्योंकि जहां तक फील्ड ऑफ व्यू होगी वहां तक देख पाएगा। मैं फील्ड ऑफ व्यू बना रहा हूं इसका, तो जहां तक फील्ड ऑफ व्यू होगी, ठीक है ना, वहां तक देख पाएगा वो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगी कितनी, चलो उसको हम लोग बना करके चेक करते हैं। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, दिस इज 2L, और अब देखो आप लोग, आप इसको अगर एक्सटेंड कर लो यहां तक, ठीक है ना, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पे देख सकते हो, इसको आप यूं ले आओगे, ठीक है ना, यहां पे, तो यहां पे आएगा ये, और इसको ले जाओगे तो ये यहां तक आएगा,
ठीक है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करना, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? अच्छा, ये डिस्टेंस क्योंकि आपको d/2 दी गई है, मतलब यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये d/2 है, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज d/2। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको मैं सपोज नाम इसको दे दे रहा हूं m और इसको नाम दे दे रहा हूं n, तो यू कैन सी दैट, और इसको नाम दे दे रहा हूं मैं से दैट o, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं r, और इस पॉइंट को नाम, या इस पॉइंट को नाम r दे रहा हूं, इस पॉइंट को नाम s दे दे रहा हूं, और इस पॉइंट को नाम t दे दे रहा हूं। तो यू कैन सी दैट ट्रायंगल BMO और ट्रायंगल ये जो OMT है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ये वाली साइड अगर d/2 है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMT, और यहां पे मैं कुछ और नाम दे देता हूं इसको, से दैट इट इज W एंड दिस इज X, ठीक है ना, ये W है और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं, इसे X बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल WMQ, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? OT/OM जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? दिस WQ/OM या WM के बराबर हो जाएगी। दिस बाय दिस इट विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, समझना, दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो दिस बाय दिस कितना? d/2/L विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाय 2L। तो यानी यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई? D आ गई। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि देखो d/2/L जो होगी वो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2L हो जाएगी। d/2/L विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लो आप, y मान लो, तो y बाय, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2L क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से 2L कट गया और y विल बी इक्वल टू D। तो बहुत इजीली क्लियर है ये आप लोगों को। तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस D हो गई, और क्योंकि हमारे पास सिमिलैरिटी है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? D हो जाएगी, और ये तो ऑब्वियसली कितनी है? d/2 है, क्योंकि यहां पे टोटल साइज मिरर का D है, ये d/2 है तो ये भी d/2 है, और ये d/2 है तो ये भी d/2 है। यानी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? D प्लस d/2 प्लस d/2 प्लस D, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, इट इज 3D। यानी कि कितने डिस्टेंस पे वो देख पाएगा? इट इज गोइंग टू सी ओवर अ मैक्सिमम, ही इज गोइंग टू सी ओवर अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 3D मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो देख पाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा बस आप लोग इसके अंदर ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करते हैं आप लोग तो बहुत इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाता है ये वाला जो क्वेश्चन है। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, एक बार और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा, एक बार में नहीं क्लियर होगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आप देखने की कोशिश करना। यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स का सहारा लेके इजीली देख सकते हो कि यहां से यहां तक ये जो होगा वो D होगा, यहां से यहां तक D है ही क्योंकि डायरेक्टली मिरर के सामने है, और ये वाला भी है वो क्या हो जाएगा? D, क्योंकि ये d/2 है तो ये D हो जाएगा, क्योंकि ये L है और ये क्या है? 2L है। तो d/2 के लिए अगर L है तो इसके लिए अगर 2L है तो ये ऑब्वियसली D होगी, मतलब अगर L के लिए d/2 है तो 2L के लिए क्या होगी? D होगी, तो ये D हो गई, यहां से यहां तक तो D है ही और ये भी D हो गई, तो आंसर आपका क्या आ गया? 3D आ गया, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। नाउ दिस आर नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैं आपको रिकैपिचुलेट करा देता हूं यहां पे। तो पहली पॉइंट जो है इसके लिए जो ध्यान देना है, इसमें साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मिरर के लिए जो इमेज की साइज होती है वही साइज किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही साइज किसकी होती है? इमेज की। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है तो उसकी इमेज भी मिरर के पैरेलल होगी और कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन जो मिरर के परपेंडिकुलर चीजें होती हैं वो इन्वर्ट होती हुई दिखती हैं। ये समझना है, देखना आप लोग, यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। पहली बात की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। सेकंड इज द इमेज इज अपराइट इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर। अगर मिरर के पैरेलल रखोगे तो वो आपको अपराइट दिखेगा, मतलब यहां से अगर आपको P दिख रहा तो यहां से P दिखेगा, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर जो चीजें होंगी वो इन्वर्टेड दिखेंगी। ये हम बोलते हैं कि मिरर क्या करता है? लैटरल इन्वर्जन। मिरर के परपेंडिकुलर जो चीजें वो उल्टी दिखती है। मान लो कि यहां पे हमारे पास कोई मिरर है और अगर मान लो मैंने एरो ऐसे बनाया तो यहां भी एरो यूं ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। मतलब एरो का जो हेड है वो ऊपर रहेगा
और एरो का जो टेल है वो नीचे रहेगा इमेज में, अगर ऑब्जेक्ट में ऐसा है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने यूं रख दिया इस एरो को मिरर के परपेंडिकुलर, तो अब एरो का जो हेड है वो किधर की ओर है, राइट की ओर। पर इमेज में क्या हो जाएगा, इमेज में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इमेज में जो एरो का हेड है वो किधर की ओर आ जाएगा, लेफ्ट की ओर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, यानी कि कोई भी चीज अगर मिरर के परपेंडिकुलर आप रखते हो तो आपको उल्टी हो जाएगी, वो उल्टी दिखेगी। लेकिन मिरर के पैरेलल जो चीजें होती है वो सीधी दिखती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना हम लोग को। तो द इमेज इज अपराइट इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्लेन मिरर। पर क्योंकि ये जो पी वाला पोर्शन है मिरर के परपेंडिकुलर था तो ये उल्टा हो गया, बट सीधा ही रहेगा अभी भी, मतलब ये जो स्ट्रेट तो रहेगा, मिरर के पैरेलल सेक्शंस तो स्ट्रेट रहेंगे लेकिन जो परपेंडिकुलर सेक्शंस है वो उल्टे हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज वही बोल रहा था, इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये फिलहाल आप लोगों को प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार किया भी होगा आप लोगों ने, पर फिलहाल उसको आप लोगों को प्रूव करना है। और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन करके और उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे इन कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर से पहले हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इमेज की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उससे बनते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर। वन इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, और दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स में और कॉन्केव मिरर्स में, दैट इज कर्व्ड मिरर्स में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को प्रूव करने के लिए ये है कि शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द साइज ऑफ दैट ऑब्जर्वर। ये हम लोग को प्रूव करना है कि शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द साइज ऑफ दैट ऑब्जर्वर। तो ये सब लोग आप लोग ट्राई करके रखना, क्योंकि देखो आप ट्राई करोगे तो खुद से सीखोगे, मैं ही सॉल्व करता रहूंगा तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ट्राई करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।